हाय, मैं आपकी होस्ट फॉर डिकोडिंग कामयाबी कविता। आप तो मुझे जानते ही हैं। वेलकम टू द शो। आज के शो में आपको पता है कि हमारा मेन एजेंडा तो यही रहता है कि सारे गेस्ट की सक्सेस स्टोरी अनफिल्टर्ड आप तक पहुंचाएं। यस, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप उनके बारे में जानें और उनके सक्सेस मंत्रा को डिकोड करें। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और आप सबको भी बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि इतनी नेशन वाइड फेमस पर्सनालिटी आज हमारे साथ इस शो पे जुड़ रही हैं और उनका समय इतना कीमती है। इस वक्त इलेक्शन टाइम है, फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है डिकोडिंग कामयाबी के लिए। तो डिकोडिंग कामयाबी की पूरी टीम उनको थैंक यू कहना चाहती है, उनको वेलकम करने से पहले। और अब मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी। आई वॉन्ट टू वेलकम आवर गेस्ट राधिका भट्टाचार्य शाह। हेलो मैम। नमस्कार कविता और जय हिंद। जय हिंद। इट्स एन ऑनर टू सी यू। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं आपकी खूबसूरती की कायल हो गई हूँ। धन्यवाद। मैं तो ये क्यों कहूँगी कि हम सब जो महिलाएं हैं इस देश में, हम बड़े लकी है। ये हमारी भाग्य है कि हम भारत में नारी के रूप में जन्म लिए हैं, क्योंकि श्रृंगार तो हमारा जन्म अधिकार है। हम हमारी देवियों को सजाते हैं पूजने के पहले। तो आप बहुत सुंदर लग रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ आज वार्तालाप में मसरूफ हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आपका प्रोफाइल इतना बड़ा है, मैं तो मतलब बहुत इम्प्रेस हो गई, क्योंकि आप सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप बहुत सारे टैलेंट्स आपके उसके साथ लेके चल रही हैं। आप पेंटर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप एक स्पोर्ट्स एकेडमी के मेंटोर हैं, आप एक हाउसवाइफ भी हैं, होम मेकर भी हैं, और उसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव हैं। तो मुझे बताइए, ये सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर लिया आपने? मेरे ख्याल में हम सब की ज़िंदगी में पहले तो हम एक परिवार में पैदा होते हैं। उस परिवार का परिवेश और माहौल हमें बनाता है। अगर माँ बाप ऐसे हो कि आपको हमेशा इनकरेज करते हैं कि जो भी करना है लाइफ में करो, हम आपके पीछे हैं, तो मैं क्षण क्षण पल पल याद करती हूँ मेरे मम्मी और डैडी को, जो अभी है नहीं, और कि उन्होंने हमें ऐसा कभी भी हमने उन्हें कहा कि हमें ये करनी है तो उन्होंने ना नहीं कहा। तो मुझे याद है कि मैं आर्मी ऑफिसर, सीनियर आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, तो फ़ौज में हमें स्पोर्ट्स करने का मौका मिला। अच्छा बोलने का सीखे। English being the primary language in the Indian Army, तो हम अंग्रेज़ी में बात करना सीखे, कांटा चम्मच छुरी से खाना सीखे। तो एक जो तैयारी है लाइफ की वहीं पे बनी फौजी माहौल में। और फिर पढ़ाई लिखाई तो थी ही एक ज़िंदगी में कि आपको कुछ भी करना है, एजुकेशन प्रथम है। तो ये करते करते ऐसा हुआ कि मुझे और मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ये पुरानी कहानी है। यू डोंट लुक लाइक। मैं तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। कहते हैं ना, अरबी में कहते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आपकी निगाहें खूबसूरत है, इसलिए पूरा दुनिया को आप खूबसूरत देखती हैं। थैंक यू। तो ये बात ऐसी है कि तब मेरे दिल में, मैं 13 साल की थी जी। और ख्वाहिश उठा कि मुझे एयरलाइन ज्वाइन करनी है। अच्छा। और मुझे एयर होस्टेस बनना है। और उन दिनों एयर होस्टेस बनना इतनी बड़ी बात थी और इतना मुश्किल था बनना। और पर वो 13 साल में आप मुझे पूछते, मैं आसमान की ओर देख के कहती थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। 15 साल में बदला नहीं, 16 साल में बदला नहीं, 19 साल 20 साल में जब ग्रेजुएशन किया, बनना ही था। मैंने कहा ये तो मैं करूँगी ही करूँगी। और उन दिनों एक इंटरनेशनल एयरलाइन में आप फ्लाई करें तो इतनी ग्लैमरस एक प्रोफेशन थी। उस उम्र में देश विदेश घूम रहे आप और अपने पैर पे खड़े हो गए, इंडिपेंडेंटली विदेश में रह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा जब अपनी ज़िंदगी को पीछे नज़र से देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि भगवान आपकी कितनी मेहरबानी थी मेरे ऊपर कि आपने मुझे उस कम उम्र में मुझे आपने इतना एक्सपोजर दे दिया, क्योंकि उस एक्सपोजर ने मुझे बनाया। ब्लेस्ड यू। और हाँ, और फिर मैं मैनेजमेंट में घुसी उसके बाद। क्योंकि मुझे एक ही जगह नहीं रहना था। और फिर मेरा
करियर प्रोग्रेस हुआ एयरलाइन में। और ये करते करते फिर मुझे यूनाइटेड नेशंस में एक असाइनमेंट मिला, मैंने वो किया। और फिर मौका मिला कि जब हम भारत वापस आए तो तब हमारी आईटी सेक्टर बढ़ रही थी और वहाँ पे लोगों को मेंटरशिप की बड़ी ज़रूरत थी। तो तब मैंने कंपनीज के सीईओ से वाइस प्रेसिडेंट्स और जनरल मैनेजर्स को मैंने ट्रेनिंग दी, प्रोफेशनल स्किल्स। तो मेरा वर्क लाइफ में एक इंडियन कॉर्पोरेट्स के साथ हमेशा एक ताल्लुकात रहा है, अभी भी करती हूँ वो। और तो आपकी जो सवाल थी कि लाइफ में हम अचीव कैसे करते हैं, अगर थैंक यू बोलना है माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ना। और तब कम उम्र में ही मेरी बेहद खूबसूरत माँ को देख के किसी ने कहा कि आपकी बेटी है। तो मेरी माँ ने कहा हाँ। और इत्तेफाकन और ये ब्रह्मांड का कुछ खेल था कि मैं भारत के सबसे बड़ी ब्रांड तब विमल्स, ओनली विमल, उसकी मैं फेस बनी। So you've done modeling? Yes, that was the opportunity came to me. Okay. और फिर करते करते 17 साल की थी जब मैंने So family ने अलाउ कर दिया मॉडलिंग असाइनमेंट? बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन था। ओके। तो उन्होंने कहा कि ये तो और ये मेरे लिए एक करियर नहीं बना, असाइनमेंट था एक। Just one assignment. तो मैंने उसको किया और फिर और आए, फिर मूवीज में आया। पर तब मेरा जो फोकस था कहीं और था। मैंने कहा नहीं, करियर बनाना है और आगे बढ़नी है लाइफ में। और ये जो अपॉर्चुनिटी था, माँ बाप ने कभी ना नहीं कहा कि जो करनी है ज़िंदगी में करो, अच्छी तरीके से करो, इंटेग्रिटी के साथ करो, अपने विश्वास पे करो, दूसरों को हानि मत पहुंचाओ। और जो हमारी फैमिली की जो मॉरल्स थी, वैल्यू सिस्टम थी, जो फौज में हमें जो मिला, डिसिप्लिन होना, integrity has to be in place. You cannot compromise with your integrity at any point in life. At any point. Because that is who you are. And when you lack integrity, it exposes itself very easily. True. तो लोग समझ जाते हैं कि आपका नींव क्या है। तो उसको बरकरार हमने ज़िंदगी में रखा और करते गए। So मैम, अभी मैं आपका थोड़ा बहुत रीड कर रही थी आपके बारे में, तो मुझे पता चला कि एक बहुत अर्ली एज में ही आप अब्रॉड चली गई थी। सो फैमिली से दूर होके कैसे कोप अप किया? मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे माँ और पिताजी ने 3 लड़ाई लड़े इस देश के लिए। ओके। तो हमें याद है कि उनका जाना युद्ध में, हम लोग आ जाते हैं कलकत्ता नाना जी के घर में। और मेरी माँ को तो पता था आर्मी ऑफिसर की बीवी है, वापस आएंगे कि नहीं ये पता नहीं। और माँ बाप ने हमें ऐसे तैयार किया था कि कहते थे वो एक मोटर कार एक्सीडेंट में हम दोनों की निधन हो सकती है। ज़िंदगी में अपने आप को इतने स्ट्रांग बनाओ कि अगर हम कल दोनों नहीं हैं, इतने इंडिपेंडेंट रहोगे कि ज़िंदगी तुम्हारी बीत जाएगी हमारे बगैर। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड? हमेशा इंडिपेंडेंट रही हूँ। मेरा खुद का सब कुछ मुझे आता है। ऐसा कोई काम नहीं है आप जो कहोगे कि आपको आता है और मैं कहूँगी नहीं। आप मुझे एक टोस्टर ला दे और कहे ये चल नहीं रहा है, उसको मैं स्क्रू ड्राइवर से खोल के कुछ देख के कुछ ना कुछ करूँगी जुगाड़। हाँ, तो लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ कि एक आजकल तो कोई जेंडर में कोई मानता ही नहीं है, डिफ्रेंसिएशन में। मैं नहीं कहती हूँ कि आप लड़की हो तो आपने अपने आप को तैयार करना है। सबको हमारे देश में मैं इसे एक प्रॉब्लम कहूँगी कि हम अपने बेटों को तैयार नहीं करते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट बनाते हैं। पहले माँ उसे पानी दो, चाय दो, खिलाओ पिलाओ, उसके कपड़े इस्त्री करो। तो ऐसे माहौल से जो लड़के फिर बाद में बाहर जाते हैं, कहीं गए अगर पढ़ने, हॉस्टल में रहे, तो वो अनपॉपुलर हो जाता है, क्योंकि दूसरे लड़के कहते हैं कि देखो ये तो इसको कुछ आता नहीं है। तो क्यों नहीं हम सिखाते उनको, रोटी बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ। ये जो माइंडसेट है कि ये लड़कियों का काम है, लड़के ये करते नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में होता है। ये सिर्फ इंडिया में होता है। मेरे ख्याल में आई होप कि आपके जो सब देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि आप
बचपन से जो बेटे को सिखाएंगे वो आपके बेटे को सिखाएंगे, तो जिंदगी अच्छी करती है आपका सबकी। अपब्रिंगिंग इतना सॉलिड है, जी। आप पहले से इतना डिसिप्लिन लाइफ आपने जी है, जी। तो डेफिनेटली ये आउटकम तो आना ही था। मुझे बताइए पॉलिटिक्स क्यों चूज़ की बहुत एज ए अच्छा करियर? सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अपनी ज़िंदगी को कहूँगी कि ये भगवान का आशीर्वाद है। मेरी ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट मैं ऊपर वाले को हमेशा याद करती हूँ कि मैंने क्या किया था जो ऐसे माँ बाप मिला, ऐसा पुराना एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में मैं पैदा हुई, True. जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी था, कंफर्ट्स भी थे, माहौल था अच्छा, पॉजिटिव। और फिर मैं मेरी ज़िंदगी की अगर कहूँ कि सबसे बड़ी एक देन थी उस माँ बाप का के घर में पैदा होना, उनकी बेटी बन के पैदा होना, और दूसरी मेरे पति के बीवी बन के अच्छा। ज़िंदगी काटनी, क्योंकि फिर मैंने एक विख्यात डिप्लोमेट से शादी की। अच्छा। मेरे हस्बैंड भारत के एम्बेसडर रहे हैं, वेरी इम्प्रेसिव। बहुत बड़े बड़े देशों के, अच्छा। और विख्यात है अपने करियर में एज एन IFS ऑफिसर। तो उनके साथ जो हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और बढ़ गई, शायद इस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। हमारे घर में हम कोई कैजुअल बातें नहीं करते थे। अच्छा। दूसरों के बारे में नहीं बात करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, पराये के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। तो घर का माहौल क्या था, टीवी देख रहे हैं, कुछ रीसेंट पॉलिटिकल इशू है, कोई इंटरनेशनल मामला है, उस पे हम बात करेंगे, बातचीत करेंगे। और उन्होंने कहा था मुझे कि मैंने उन्हें पूछा था कि इतने सारे भारतवासियों में आपने मुझे चुना क्यों? तो उन्होंने कहा था क्योंकि आप मुझे मेरी ज़िंदगी में इंटेलेक्चुअल सुकून दे पाएंगी। You will match my intellect, and that's very important. That's a very for a important woman to be able to match her husband's intellect. तो ऐसे करके मेरा ग्रोथ हुआ। परफेक्ट पार्टनर। परफेक्ट पार्टनर, सचमुच मैं कहूँगी, एंड आई से टच वुड। और मेरे खून में सियासत है, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो पॉलिटिक्स में थे वेस्ट बंगाल में। अच्छा। जी, वो भी एक बहुत ही वेल नोन पर्सन थे, जमींदार थे, और हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, और वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। Okay. तो फ्रॉम द सेम पार्टी और फ्रॉम? नो, तब तो नहीं, तब तो बीजेपी थी नहीं, तब तो नहीं थे। तो उनकी फिर एक जनरेशन ने वो स्किप किया। किसी ने सियासत में कोई, ना लॉ में, ना जमींदारी में, और ना सियासत में, किसी ने इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कहते ना एक जनरेशन छोड़ के फिर वो रिपीट करता है। Right. फिर मैं आ गई, और मुझे बहुत कम उम्र में मुझे ऐसा कुछ करना था जहाँ मैं देश के लिए कुछ कर रही हूँ। Okay. और कहने जाओ तो मुझे एक्चुअली फौज में जाना था। पर हम जब छोटे थे तब फौज में लेडीज को लेते नहीं थे। अभी तो मोदी जी ने बहुत प्रोविजन। अभी तो देश में फौज में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, तो अलाइड फोर्सेस में है। तो ये इसमें तो तब मैंने कहा मैं कैसे देश की सेवा करूँ, इन्वॉल्व हो जाऊँ इसमें। और फिर मुझे एक्चुअली 32 साल की उम्र में एक पार्टी से, मैं नाम नहीं लूँगी, अच्छा, वहाँ से उन्होंने कहा कि आप आए, और आप में वो सब है जहाँ पे हम सक्सेस देखते हैं आप में, और आप बहुत अच्छा करेंगी हमारी पार्टी में। आप ये इलेक्शन तो आपने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मेरी उम्र थोड़ी कम है, मैं ज़रा और मैच्योर हो जाऊँ, और मुझे ज़रा तजुर्बा लेने दीजिए, समझने दीजिए, और क्योंकि ऑब्जर्व करने दीजिए, फिर मैं सियासत में शायद तब मैं काबिल हो जाऊंगी मेंटली, एंड हाँ, और मेरी मैच्योरिटी लेवल आ जाएगी। और फिर मैं कहती हूँ कि हमारे देश में और एक प्रॉब्लम है कि हम सोचते कि हम जो अर्बन खानदान के हैं, जो कुछ वेल सेटल्ड फैमिलीज के हैं, हम ना फौज में ज्वाइन करते हैं,
देश की सेवा में, ना राजनीति में। या और राजनीति का हमको हमने एक लेबल दे चुके हैं। नहीं नहीं जी, सियासत गंदी बात है, हाँ, हमारे right. जैसे लोग सियासत में नहीं जाते हैं, हाँ हाँ, ऐसा बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। तो अगर आप अपने डेमोक्रेसी में का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपको कोई वो अथॉरिटी नहीं देता कि आपके एयर कंडीशन चला के विदेशी शराब पीते पीते आप देश के बारे में अच्छा ना बोलो। सही बात। अगर आप उसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे तो आपको कोई राइट कोई राइट नहीं है कि आप जाइए, घुसिए, देखिए। और जो बहुत फील्ड वर्क है, बहुत सारा काम करना। बहुत हर एक लेवल पे है। आपने समझना है सियासत क्या है, उसके बाद आप आलोचना कीजिए। बट आप इतनी नाजुक सी हैं, आपके इंटरेस्ट भी, कहीं आप सिंगिंग कर रही हैं, कहीं आप पेंटिंग कर रही हैं, और फिर आप पॉलिटिक्स कर रही हैं। एक्चुअली मैं बहुत ही करेजियस हूँ और बहुत ही मुझ में डर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या शर्मिंदगी या कॉयनेस बोल के कुछ है नहीं। Okay. और आपको पता है बंगाली लेडीज आर ऑलवेज वेरी वेरी डायनामिक एंड वेरी sort of confident of themselves. Very confident. जी हाँ, तो I think I should label you as woman of substance. You are so capable. thank you very much. It's a great compliment. And yes, I've strived to perfect anything I've ventured out to do. I'm not afraid of any situation. That's good. Yes, That's good. I don't have a We bone need of such fear. people, particularly अगर politics में आप हैं या किसी भी field में हैं. जी, You have to be fearless. you have to be fearless because you don't know what True. your next step might be. You might find a stone in a boulder, and when you lift it up, you don't know what lies under it. True. तो आपकी ये प्रिपेयर्डनेस जो होती है उसमें आप अगर डरेंगे या कहेंगे नहीं 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 मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, फिर तो सक्सेस कुछ किसी नहीं फील्ड होगा। में आता नहीं है। मैम, ये जो चैलेंजेस आए जी। पॉलिटिक्स में, उनके बारे में कुछ स्टोरीज आप बताइए। देखिए, स्टोरीज बहुत सारे हैं। उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में जब आपने बदला। अपॉर्चुनिटी मेरी आई जब मुझे दिल्ली से वेस्ट बंगाल की जो स्टेट स्पोक्स पर्सन बनने का मुझे चांस मिला। जी। कम्युनिकेशन तो था ही, बहुत सारे मैं भाषाएं बोलती हूँ और बंगाल से ताल्लुक़ रखती, 14 पुरुष बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। कोलकाता में मेरी पैदाइश है और बचपन के सारे यादें कोलकाता से जुड़े हुए हैं। तो जब मुझे ये स्पोक्स पर्सन बनने का मौका मिला, फिर मैंने देखा कि बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है, क्योंकि मेरे पार्टी की बोल मेरी वाणी है। तो मुझे मेरी पार्टी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करना है। कोई गलत बात नहीं करना है। पैनलिस्ट के साथ, दूसरे ओपोनेंट्स के साथ मुझे सम्मान के साथ पेश आनी है, क्योंकि मैं अपने आप को लेट डाउन नहीं करूँगी, मैं मोदी जी को लेट डाउन करूँगी। और आजकल ये एक नया शब्द आया है ना, भक्त का। हाँ। मैं भक्त की नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी पुजारन हूँ। क्योंकि अगर मुझे एक पार्टी से मैंने बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दिया कि यही पार्टी होगी, मैं पार्टी बदलूंगी नहीं। जब ज्वाइन किया था दूसरे पार्टी ने मुझे ऑफर दिया था, पर जब ज्वाइन किया तो भारतीय जनता पार्टी, और मेरी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होगी भारतीय जनता पार्टी। मैम, वेस्ट बंगाल, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में जो अभी की गवर्निंग पार्टी है, अभी उनकी तरफ से तो बड़ी हार्श लैंग्वेजेस आ जाती है जो अपोजिशन है, और बड़ा ही कुछ गंदा बोल देते हैं। अभी मैं रिसेंटली ममता बनर्जी को भी सुन रही थी, तो वो तो बहुत मारने काटने की बातें करने लगती हैं, सीधा कुछ माइनॉरिटीज़ को थोड़ा वहाँ से वोट लेने के लिए भी वो कुछ बोलती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सियासत में जैसे कहते हैं ना, युद्ध में सब कुछ जायज़ है। जब पॉलिटिक्स में हम एक इलेक्शन की ओर जा रहे हैं, then everything is fair in love and war. So they are allowed to say anything? I can't be responsible for anybody else's speech. I can be responsible for what I say, what I articulate. तो अगर ममता बनर्जी जी वो कह रही हैं, आगे तो लोग हैं जो उनकी वाणी सुन के उन्हें वोट देंगे या उन्हें रिजेक्ट करेंगे। तो मुझे कुछ नहीं कहना कि कौन क्या बोलता है। मुझे अपनी बात में ताल्लुक़ रखती हूँ अपने ज़ुबान से, और मैं हमेशा मेरा ये एक मैं प्रयत्न करती हूँ कि मैं कुछ बोलूँ तो किसी का दिल नहीं दुखाऊं, बोलूँ तो सच कहूँ, और
ये कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरीज, वो ना करूं। मुझे ये जो बातें हैं देश में आजकल जो होता है, और आपने जब बात की दूसरे पार्टीज की, वो करते हैं, लोगों में विभाजन लाते हैं। पर मैं कहती हूँ एट द एंड ऑफ द डे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, और हम ही तो बुलबुले हैं। तो बुलबुलों में हम क्यों कहें कि ये लाल बुलबुल है और ये पीला बुलबुल है, ये हरा है और नीला है। तो अगर ये सियासत सीख जाएं तो फिर हमारे लिए। बट मैम, अब जैसे वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स है, जी। तो आपको आपकी पार्टी का क्या भविष्य दिखता है वहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा भविष्य दिखता है, और हम सब चाहते हैं कि इस बार भाजपा बंगाल में आ जाए, क्योंकि बंगाल में भाजपा की ज़रूरत है। मोदी जी का जो ये विजन है, वो जो भारत को आज से 30-40 साल बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस भारत में शायद जहाँ पे हम सब गुजर गए होंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा पॉलिटिशियन कोई है नहीं जो 100 साल इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं, और जो वो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा है उन राज्यों में जहाँ पे डबल इंजन सरकार है कि कितना वहाँ पे सहूलियत है प्रोग्रेस का, क्योंकि कोई अपोज नहीं करेगा। वहाँ के रास्ता घाट, अपॉर्चुनिटीज, आईटी सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स, जॉब क्रिएशन, वुमेन्स वेलफेयर, सिक्योरिटी, पानी, बंगला, मकान, सब कुछ मिल जाता है, और ये सब बंगाल में नहीं है। मैम, अभी मैंने महुआ मोइत्रा का एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो कह रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेस्ट बंगाल में नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ का सेटअप ही ऐसा है, वो जगह ही इतनी लिमिटेड है कि वो बड़े एकर्स ऑफ लैंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए नहीं दे सकते। देखिए, सब कुछ हो सकता है, और ये बात मैं उनसे सहमति नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर आप तारीख में जाए तो आप देखेंगे कि बंगाल एक टाइम इंडस्ट्रियल हब, मैन्युफैक्चरिंग हब एंड कॉर्पोरेट हब था। अच्छा। जी हाँ। और फिर कम्युनिस्ट आए, फिर उन लोगों ने एक नया कल्चर लाया। उन्होंने कहा कि गरीबी अच्छी है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ इक्वल होना चाहिए, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा। तो बंगाल की जो कहते हैं ना जायका बदल गया, फ्लेवर बदल गई वहाँ की। और ये बात सच नहीं है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज नहीं आ सकते, क्योंकि जब कल भाजपा आएगी, आशा करती हूँ कि कल भाजपा आई बंगाल में, तब आप तब्दीली देखेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से रुख बदल गया, क्योंकि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं लाएंगे, जब तक हम इंडस्ट्रीज नहीं लाएंगे, जब तक हम जॉब हब्स नहीं बनाते, तो यूथ कहाँ जाएगा। और आज बंगाल की एक बहुत ही एक दुखद कहानी है कि बंगाल के यूथ सब अपने राज्य निकल के दिल्ली, आपको पता है यहाँ पे भी कितने हैं, 4 लाख से ज्यादा बंगाली हैं, सब जगह निकल जाते कि रोजी रोटी कमाएंगे। आखिर घर में तो माँ बाप है ना, उन्हें संभालने के लिए जाते हैं। क्यों ऐसा हाल है बंगाल का? काम नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जब आप एक यूथ के आंखों में ड्रीम्स नहीं देखेंगे ना, आप एक डलनेस देखेंगे उनके आंखों में, बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है। उन्हें कहनी होगी कि हम कहीं नहीं जाएंगे, ये क्वालिफिकेशंस मिलके अभी मैं वो कंपनी ज्वाइन करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं अपना एसएमई जो भी हो, कुछ कहीं पे भी मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तो मैम, रोहिंग्यास वोट के बारे में देखिए, बंगाल में हमारी पोरस बॉर्डर है, और ये कोई नई बात नहीं है कि बांग्लादेशीज आते रहते हैं, आते रहते थे। बीजेपी भाजपा भी यही तो कोशिश कर रहे हैं अमित भाई शाह की। ममता जी हमें ज़मीन देती बॉर्डर्स के, जहाँ पर जो 400+ किलोमीटर है, जहाँ पे कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, अगर क्योंकि वो स्टेट देता है ज़मीन, स्टेट फारिग करता है ज़मीन को, और तो अगर वो हमें ज़मीन दे देती तो फिर हमारे बॉर्डर्स बन जाते। पर दुखद बात यह है कि अब तक हमें वो मिली नहीं, सैंक्शन नहीं हुआ वो ज़मीन, ताकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बंद हो जाए। आपको पता है रिसेंट SIR में जो हुआ, बहुत सारे लोग निकल गए, अपने ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड, सब कुछ छोड़ के वो लोग निकल गए, वापस चले गए कि यहाँ पे और बसेरा नहीं होगा। आपने ये भी देखा दिल्ली वगैरह दूसरे शहरों में भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो बांग्लादेशी है, जो
कागजात देखो जब बंगाल में आते हैं जी। तो इन्हें टीएमसी सरकार से सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। अच्छा। तो देश भर में ऐसे घूमते कि आपको लगेगा कि जेन्युइन उनका आधार कार्ड है और ये सब वो है, सो वो ये भी सारी पकड़े जा रहे चीज़ें हैं। नहीं रोकते तो हैं। जो तो अभी कम हो गए हैं और कम हो जाएंगे। अभी जो 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 जाली वोटर्स थे वो सब बंगाल से निकल गए, इसलिए आजकल आप टीवी में डिबेट सुन रहे होंगे राइट कि राइट। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। और तो रोहिंग्यास की जो बात है कम हो गए हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा, अमित भाई शाह हमारे बहुत सक्सेसफुल होम मिनिस्टर है, Let's बहुत hope. काबिल है, बहुत डायनामिक है। Yeah. और एक बार बंगाल में हम आ जाएंगे तो पूरी तरीके से हम देखेंगे कि ये सब बातें मैम और अभी ना वुमेन्स रिजर्वेशन बिल उसके बारे एक्सेप्ट में नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो आप उसके कितनी बाद दुख की बात है ना। कितने दुख की बात हर है। एक पॉलिटिशियन जो मेल था, आदमी था, पार्लियामेंट में बैठा था, एक माँ के पेट से पैदा हुआ, एक बेटी का बाप बन के वहां बैठे थे और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को उन्होंने पास नहीं किया। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग आज आप देखिए एयरपोर्ट्स पे आप चले, 10 पायलट में से 5 कौन है? वुमेन है। आप एयरफोर्स में देखें वुमेन पायलट्स है, फ्रंट में हमारे वुमेन जाते हैं फौज में, खेल में देखे वुमेन है, साइंस में देखे वुमेन है, आईटी में देखे वुमेन है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर वुमेन है। और इसके बावजूद हमारे पार्लियामेंट में इसको अपोज किया। तो आप आपने आपके माँ को अपोज किया और वही बेटी कल आपकी जो आज छोटी है कहेगी कि पापा आप तो बैठे थे, आप तो एम्पायर्ड थे मेरे भविष्य के साथ लिए क्यों खेल दिया? और आपने मेरे साथ खेल खेला। ये बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात है कि मोदी जी का ये जो प्रयास था, भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की कि 33% रिजर्वेशन आ जाए और विमेन आ जाए पार्लियामेंट में। और विमेन का क्या बात, मैं एक खासियत बताऊं, अगर मैं सियासत में हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं महिलाओं के समस्याओं को एकदम से समझ जाती हूँ जब मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव बनती हूँ। मैं जब पार्लियामेंट में जाती हूँ मुझे एकदम ग्राउंड रियलिटी पता है। और जितने और होंगे विमेन पार्लियामेंट में, हम और विमेन्स कॉजेस को आगे करा सकते थे। तो पर ये हुआ नहीं। ये तो ये बिल्कुल मैं कहती हूँ कि हमारा शायद नसीब अच्छा नहीं था ऐसे माहौल के हम मैम ये आज एक women हैं। एलिगेशन लगाया ऑपोजिशन ने कि ये इलेक्शन से पहले क्यों लाया? इसकी मैं एक बात बताऊं, कोई अच्छी चीज को जी का कोई टाइमिंग होता है। और उनको ऐसा कहना था अगर कि वो जो भी कहे, अगर हो जाती थी ये बात तो जी, हमारे बहुत अच्छा सबके लिए, होता। आपके लिए, मेरे लिए, हमारी बेटियों के लिए, भारतवर्ष की महिलाओं के लिए। अब देश विदेश में लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? सही बात। आप कहे कांग्रेस ने उसको अपोज किया, क्या सिर्फ एक परिवार में माँ और बेटी पार्लियामेंट में बैठेंगे? मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही राहुल जी के बारे में, पर कितना अच्छा होता अगर सारे पार्टीज एकजुट होते और कहते हम ये अपने पार्टीज के लिए नहीं कर रहे, देश के महिलाओं के लिए कर रहे। ये देश की बात है, ये पार्टी की बात नहीं है। और दुर्भाग्यवश ये मैं बहुत मैम अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ जाती है तो ऐसा क्या काम करेगी वो वुमेन्स के लिए? देखिए, पहले तो वेस्ट बंगाल में जो एक बहुत बड़ी बात है वो है सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी। आपने देखा एक डॉक्टर का किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका रेप और मर्डर हुआ, आपने संदेश खाली में देखा। यहाँ पे बंगाल में अगर बात करें वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा। अगर आप कोई भी, मैं यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगी, आप इस देश के एक नागरिक हैं, आप बंगाल के बाशिंदे हैं, आपको निडर होके ये कहोगे तो ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा राज्य है, मैं डर के क्यों रहूँ? मैं पैसे देती हूँ, टैक्स यहाँ से मेरे पैसे के टैक्सेस बनते हैं, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कुछ नहीं करके भी, तो मैं डर के क्यों चलूँ? सही बात। और बंगाल का जो ये गुंडागर्दी का माहौल बन चुका है, ये इतना डेंजरस है कविता जी, जो वहाँ पे रहते हैं वो समझते हैं। अगर आपको वेंडेटा कोई निकालनी है, आप मेरी बेटी को रेप कर देंगे, फिर उसको नंगा टांग के पेड़ के ऊपर करके टंगा देंगे, या किसी खेत में उसका जला हुआ बॉडी मिलेगा आपको। तो सबसे बड़ी बात जो होगी, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अमित भाई शाह
सिक्योरिटी का जो ये बंदोबस्त है उसे किस लेवल पे लेके जाएंगे कि लोग निडर होके बंगाल को आजमाएंगे जैसे बाकी स्टेट्स में। बाकी स्टेट्स में है। और ये जो रेप का मामला है जी। ये कोई बीजेपी का मामला नहीं है, क्योंकि जब मैं टीवी डिबेट्स में बैठती हूँ और इस ये मौजू पे बात होती है तब वो कहेंगे महाराष्ट्र में ये हुआ था, मणिपुर में वो हुआ था। ये शर्मिंदगी की बात है जब कोई मर्द एक औरत के ऊपर ऐसा कांड करे। ये मैं समझती नहीं हूँ कि ये क्यों होता है, और इसका भी सोल्यूशन है। हर एक घर में हर एक माँ अगर अपने बेटे को समझाए, वो कोई भी स्ट्रेटा की माँ हो, अगर मर्दों को सिखाया जा सकता है कि एक औरत को किस तरीके से आपने आजमाना है। क्योंकि हम जब देवियों के सामने खड़े होके भजन गाते हैं, वो देवी जिसका आपने किया बलात्कार, वो भी तो वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे आपके पॉडकास्ट पे ये कहने की बात कहने का एक मौका मिल रहा है कि हम कोख लेके पैदा होते हैं। ये हमारा ये जो शरीर है एक औरत का, एक मंदिर है, यहाँ से कायनात बनती है। हम नहीं रहे तो दुनिया नहीं रहा। और जो माँ बच्चे को पैदा करता है और जो 13 साल की लड़की या 7 साल की लड़की आगे जाके माँ बनेगी, आप उसके साथ ये करते हो, ये एक राष्ट्रीय शेम है, एक नेशनल शेम है, शर्मिंदगी की बात है, और ये होनी नहीं चाहिए। और ऐसे रेप केसेस में कुछ स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए। वो भी लॉज होने चाहिए, लोगों को डर होना चाहिए। प्रोसेस जो होगा कि देखना कि जेन्युइन रेप था कि किसी का इल्ज़ाम से हमने, देखिए फेयरनेस भी होनी चाहिए। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और आपने सही कहा है, लॉज और पुख्ता हो जाए तो शायद ये इन चीज़ों में थोड़ी सी। हमारे देश का जो लॉ सिस्टम है वो काफ़ी स्लो है, एंड मैं तो चाहूँगी कि आप एक लीडिंग पार्टी की मेंबर हैं, तो इसके ऊपर कुछ वर्क हो, क्यों एक तो फेयर प्ले चाहिए और दूसरा ये थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाए। फास्ट ट्रैक हो जाए सब हाँ कुछ जी, जी, हाँ जी। इस पे भी काम चल रहा है। ये नहीं है कि इस पे हम काम नहीं देख रहे। हम बने देश बड़ा है, जो जुडिशरी की जो हमारे मेंबर्स है, लॉयर्स है, जजेस है, अगर कमी है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोर्ट रूम्स कम है तो उनको बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टम को हमें और स्मूथ करनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है, आप फिर कहेंगे कि ये पुजारन बात कर रही है मोदी जी की, पर मैं ये कहूँगी कि मोदी जी ऐसे लीडर हैं जो हर एक बात के बारे में सोचते हैं। वो जो 17-18 घंटा काम करते हैं अपने ऑफिस में, इसलिए करते हैं कि भारत को वो पूरी तरीके से सिर्फ एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बनाए, एक ऐसा एडवांस्ड देश, डेवलप देश बनाए जहाँ पे ये सब बातों की कंप्लेंट ना हो, ये होगी नहीं अभी और ना हो। लेटेस्ट सर्वे में तो 6th लार्जेस्ट। देखिए ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, जी, ये हमें दिख नहीं रहा है देश में क्या हो रहा है। जब हम कहते हैं फोर्थ से थर्ड बनेंगे, थर्ड से सेकंड बनेंगे, ये दिखता है हमारे नज़र में। आप देख रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे, रेलवे सिस्टम देख रहे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देख रहे, डेवलपमेंट देख रहे, बिल्डिंग्स किस तरीके के बन रहे, रास्ते किस तरीके से बन रहे। हम जब बचपन में हमारी वो फिएट और एम्बेसडर कार्स 2 ही गाड़ियाँ थी, बैठ के हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे। डैडी की पोस्टिंग हुई, पंजाब से हम जा रहे महाराष्ट्र, रास्तों का क्या हाल होता था। सही बात है। अभी तो रोड्स आर लाइक अमेजिंग। आज आप देखिए हाईवेज बने, बम्बई और दिल्ली आप 12 घंटे से नीचे में आप उसको टैकल कर रहे हैं। तो देश कहाँ से कहाँ चला गया है। और ये 15 साल में 2014 से आज आप देखिए, राइट। तो आप 12, 13, 14, 15 साल में जो भाजपा करके दिखाई है, दिखाएगी, वो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं भाजपा की मेंबर हूँ, क्योंकि जो मेंबर है भी नहीं वो दिख रहा है। तो ये तो कोई कहानी नहीं है, ये फैक्ट है। मैम, आपकी एक सॉफ्ट इमेज भी है आपकी पर्सनल लाइफ में, आप बड़ी सॉफ्ट एंड हम्बल है, तो हमें ज़रूर बताइए कि जब आप पॉलिटिक्स में
काम नहीं कर रही होती तो आप क्या करें? मैं इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। मैं हर एक एस्पेक्ट में फिलॉसफी फलसफा लाती हूँ। मुझ में, और ये भगवान और कुदरत की देन है और माँ बाप की सिखाई है कि ईर्ष्या क्या है मुझे नहीं पता है। अच्छा। जो मेरे साथ फेयर भी ना हो, जो मेरे साथ कुछ अच्छी बात की भी ना हो, मैं कहती हूँ भगवान को, भगवान कुछ और समय दीजिए, उन्हें भी समझदार बना दीजिए जैसे आपने मुझे समझदारी दी। दूसरी बात, ये ज़मीन के साथ जुड़ के आपको रहना है। हाँ। अगर मैं सोचूं कि मैं चेंगिस खान हूँ तो याद कर उसका क्या हाल हुआ वो था? आपको, वो मैं कहती हूँ सबको, वो चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। याद कर सिकंदर के हौसले भी आली थे, जंगजू वो पोरस था और उसके हाथी थे। तो अगर हम जाने कि सब कुछ ट्रांजिएंट है, हर एक पोजीशन का एक शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट आती है, और वो जो सक्सेस को निभाता है ये जान के कि कल ये नहीं रहेगी। आज जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं कल ये इसलिए नहीं। नहीं घूम रहे कि मैं महान हूँ, इसलिए घूम रहे कि मेरे से उनको क्या फायदा मिलेगा। फ़ायदा मेरी है? कुर्सी का कदर कर रहे हैं वो, कुर्सी की है वो कदर है। मेरे साथ उनका कोई प्रेम का कोई विषय है नहीं। तो चढ़ते मैं सूरज को चढ़ते सलाम। हमेशा कोई ढलते हुए सूरज को सलाम नहीं करता, पानी देते चढ़ते हुए सूरज को। तो ये फलसफे में मैं जीती हूँ और मैं कहती हूँ भगवान माफ़ करना इन लोगों को कि क्या शेखी दिखा रहे आज, क्योंकि लोगों ने ही तो उन्हें बिठाया। और मैं सियासत की बात कर रही जी। हूँ, आप तो कुछ थे, ऐसे हो नहीं कि आपको हम पूछे। तो आप अगर हो वहाँ पे, लोगों ने आपको, आवाम ने आपको वो जगह सही दी है, बात, सही और बात। किस दिन आवाम कहेगी कि ये हमने आपको उतार दिया तो गए। बिल्कुल। तो ये जो सॉफ्ट साइड है मेरी, इसी में है कि मैं इस दुनिया को और समझूं, और शायद मैं उस मुकाम पे हूँ जब मैं दुनिया को समझ गई हूँ। मेरे लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस होते ही नहीं है। मुझे पता है कि आपके ज़रूरत के टाइम में आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो बहुत बड़े मुकाम पे है, उसके पास जाओ, वो शायद आपको ना हेल्प करे, और फिर आपको लगेगा मैं इनको इतने साल से जानती जानती थी। हूँ। और मैं चैरिटी बहुत करती हूँ। मेरी एनजीओ है जिसने दो स्कूल्स चलाए 17 साल ओके। के लिए रूरल महाराष्ट्र में। हमने कंप्यूटर स्कूल्स दिए क्योंकि हमें तब इल्म हो गया था कि कंप्यूटर के बगैर तो बच्चों होगा की नहीं। कोई ज़िंदगी में कोई बिल्कुल बढ़ावा नहीं आएगा। और हमारे ज़िला परिषद के स्कूल्स, गांव के स्कूल्स के पास वो था नहीं हौसला कि वो कंप्यूटर्स बिठाए। और मुझे पता है, और अभी मैं एक फुटबॉल एकेडमी की मैं फाउंडर ओनर हूँ। अच्छा। जहाँ पे मुझे राष्ट्र के लिए प्लेयर्स बनाने हैं, और बन चुके हैं मेरे एकेडमी से प्लेयर्स, स्टेट लेवल, इंडिया लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अरे इंटरनेशनल। आप। जी हाँ, आपके बेटे भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। क्योंकि हमारे फैमिली में मेरे हस्बैंड क्रिकेटर रहे हैं, अच्छा। उच्च दर्जे के, टेस्ट मैच कमेंट्री करते थे, इवन एज एन एम्बेसडर वो किसी देश के कैप्टन थे क्रिकेट के। ओके। तो हमारे घर में क्रीड़ा का बहुत एक अच्छा माहौल है, स्पोर्ट्स का। तो मुझे पता है आज उस एकेडमी के लिए अगर मैंने मेरे जो स्कॉलरशिप के बच्चे हैं जिनको हम बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा रहे, खिला रहे, उम्दा ट्रेनिंग दे रहे, स्विमिंग पूल दे रहे, जिम दे रहे, योगा दे रहे, एक होलिस्टिक एक प्रोग्राम में दे रहे। मैं अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के पास अगर मांगू ना, आप कुछ करेंगे, मुझे पता है वो नहीं करेंगे। हालांकि मैं उनके साथ उठी हूँ, बैठी हूँ, घर गए हैं, आए हैं, वो मेरे घर गए हैं, सालों साल की दोस्ती है। तो ये जो मैं कहती हूँ ना, मेरी एक्सपेक्टेशन अब और नहीं रही है इस समाज से। मैम, आपने जब ये बात की तो मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मैं एक ट्रस्ट की सेक्रेटरी हूँ, विच इज़ ए गवर्नमेंट रिकग्नाइज ट्रस्ट विद द नेम विश्व शक्ति प्रतिष्ठान। और एक बार मैं आपको ज़रूर अपनी पूरी टीम से मिलाना चाहूँगी क्योंकि हम बहुत काम कर रहे हैं।
और अभी हमारा अपकमिंग इवेंट है। इवेंट आ रहा है सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस के अरे वाह, लिए, अरे वाह। तो मैं आपको ज़रूर अपडेट मैं करूँगी। बहुत सर्वाइकल कैंसर सच्चे एक ऐसी कैंसर है जो इतनी साइलेंट किलर है। तो इसके बारे में तो लेडीज़ को अवेयरनेस दिलाना हम सब का काम है। ज़रूर मैं बहुत खुश होके इन्वॉल्व हो जाऊंगी अगर कुछ मेरे से हुआ आपके एनजीओ के लिए। और विश्व शक्ति आपने कहा नाम विश्व है, शक्ति क्या प्रतिष्ठान। कितना पॉजिटिव नाम है, कितनी स्ट्रेंथ है आपके इस लेवल पे। मैं एक और बात कह दूं जी, जो जी। मुझे याद आया। हाँ। किसी ने मुझे, अगर मैं कहूँ कि मैंने शायद 100 अनजान लोगों को हाँ। रास्ते से उठा के, एक्सीडेंट विक्टिम्स को लेके मैं उन्हें इमरजेंसी तक ले गई, वहाँ खड़ी रही जब तक मैं उनके परिवार वालों को इकट्ठा नहीं कर पाई। उनकी जो ट्रीटमेंट का पैसा मैंने नहीं दिया है। ये एक मेरी ज़िंदगी की एक बहुत अच्छी एस्पेक्ट है। और किसी ने मुझे पूछा कि यहाँ पे तो लोगों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, अपना मुंह फेर लेते कि जो देखा नहीं वो आँख को दिखी नहीं, दिल को छुआ नहीं, पर आप ऐसा क्यों करते हैं? तब मैं कहती हूँ कि क़यामत के दिन जब मेरी रोल कॉल बुलाई जाएगी, राधिका भट्टाचार्य शाह 103, 23 जुलाई अप्रैल 2026 या कुछ कोई तारीख बुलाया जाएगा, आप कहाँ थी? तो मुझे भगवान के आंखों में आंख डाल के कहना है, प्रभु मैं वही थी जहाँ पे आपने मुझे भेजा था, और मैंने वही काम किया जिसके लिए आप मुझे इंसान बना के नीचे भेजे थे। क्योंकि मैं कहती हूँ, अगर मैं एक भारतवासी होके किसी एक भारतीय को मरने के लिए सड़क पे छोड़ी ना, तो भगवान मैं इस देश के काबिल नहीं हूँ। और मैं सबको कहती हूँ, किसी एक्सीडेंट विक्टिम को मत छोड़ो। और ये जो कहते हैं ना, नहीं पुलिस बातचीत करेगा, हमें सवाल पूछेगा, हॉस्पिटल, मैं अगर 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने बचाया है, मैं तजुर्बे के साथ बोल सकती हूँ। मैं हॉस्पिटल में ले जाके अगर पुराने डॉक्टर्स हैं उनको बता सकती हूँ। एक ऐसा वक्त आया कि कुछ आजू बाजू के हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी के स्टाफ सब मुझे पहचान गए थे। जाती थी, अपना क्रेडिट कार्ड डालती थी, बोलिए कि क्योंकि कोई हॉस्पिटल मुफ्त में किसी के लिए नहीं करता है, मरते हुए आदमी के लिए भी नहीं करेगा, तो करना पड़ेगा जो उसे लाया है। और फिर उसके फैमिली, ऐसे केसेस में कई बार विक्टिम तो जो है वो तो सफ़र करता है, साथ में जो ले जाता है हेल्प करने वाला। मैं अपने तजुर्बे से बोलती हूँ, नहीं होता है। पुलिस मुझे कहता है, मैडम अभी बताइए। मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं बता सकती हूँ। बड़ी लंबी एक ट्रैफिक जैम थी। फिर जब मैं गाड़ी से उतर के चल के आई देखने, तब मैंने देखा ये बच्चा पड़ा हुआ था, उसकी मोटरसाइकिल वहाँ थी, उसका वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। मुझे कोई सवाल मत कीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर आपके कैमराज है रास्ते पे तो आप जांच कर लीजिए। मैं बस आई हूँ ताकि मैं उसको उठा के इमरजेंसी लेके जाऊँ, उसके परिवार के साथ उसका संपर्क करा दूँ। मेरा ड्यूटी both as a human being and an Indian gets over the moment his family is there to be with him. और मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे पैसे जा रहे, क्योंकि मेरे पैसे अगर जाते, किस पे जाते? एक नया साड़ी, इतनी साड़ियाँ हैं। मेरे मरने के बाद तो शायद लोग इसका पर्दा बनाएंगे या पहुँचेंगे ज़मीन। तो ये नहीं सोचती हूँ कि हाय इतने पैसे, एक एक्सरे का 3000 रुपया, एक ब्लड टेस्ट का 1200 रुपया, और ये अनजान बंदा है कल उठ के चला जाएगा। और मुझे बताओ, मेरी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स है ना, कोई माँ कहीं बैठ के मुझे याद कर रही है और कह रही है वो भी कोई माँ होगी जिसने मेरे बच्चे को बचाया। तो आशा करती हूँ कि ये जो हमारे देश में इंटेग्रिटी और मॉरल्स हर एक नागरिक में आएगा, कि सिर्फ नीला पासपोर्ट के लिए हम नहीं जीते, हम जीते भारत ब्रांड के लिए। और ये भारत ब्रांड मेरे से बड़ा है, मेरे परिवार से बड़ा है, मेरे समाज से बड़ा है। कायनात का ये सबसे बड़ा ब्रांड है भारत ब्रांड, और मैं इसके लिए जीऊंगी, इसके लिए मरूंगी। मैम, आप वेस्ट बंगाल की स्पोक्स पर्सन हैं, महाराष्ट्र में भी आप काम कर रही हैं, तो कभी आपने ऐसा फील किया कि नहीं मैं नहीं वेस्ट बंगाल में ही करूँगी? देखिए, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और वहाँ की हूँ, तो मुझे पार्टी ने कहा कि आप
स्टेट स्पोक्स पर्सन बन जाए वेस्ट बंगाल की। पर मुझे मेरा ये तो मेरा देश है। जिस दिन मेरे पार्टी ने कहा कि आप कहीं और जाके कहे, तो मैं तो करना प्रसाद समझ के उसको भी निभाऊंगी। तो ये तो दिया जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी मोदी जी से मुलाकात हुई? जी हाँ, हुई। और मोदी जी के बारे में जितना बोलूँ कम। मैं शायद आपकी एक पॉडकास्ट पे नहीं कह पाऊंगी, पर मैं आपको एक बड़े किस्से है हाँ, इस किस्सा पॉडकास्ट में सुनाइए। शायद बोलना वो शायद टाइम की कमी होगी तो नहीं बोल पाऊंगी। ओके। पर मोदी जी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उन्हें नहीं जाना और सोशल मीडिया से उन्हें पहचाना, तो आप असली मोदी जी को कभी पहचान नहीं पाएंगे। और मेरा उनके साथ और मेरे फैमिली का, मेरे हस्बैंड का उनके साथ, मैं उनकी मेरे बेटे के शादी में उन्होंने जो चिट्ठी भेजी थी, अगर आपको एक बात बताऊं, जी। इंस्पिरेशनल है। और उन्होंने ये भी देखा कि वो उनकी जो चिट्ठी आई ऐसे वक्त पे कि हम जा रहे हैं होटल सेरेमनीज के लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का कंग्रेचुलेशंस का इन दोनों बच्चों का नाम लेके एक चिट्ठी आती है। कितनी बड़ी बात है। आप कहेंगे कि आपसे शायद उनका जान पहचान है, तो आपको नहीं, अगर आप जाके कहे मोदी जी मैं कविता हूँ, मेरे बेटे की शादी है, आप क्या आएंगे? वो आपको कहेंगे ये मेरा कार्ड है, वो स्वीकार करेंगे। और मैं दावे के साथ कहती हूँ वो आपके बच्चे को कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे। मोदी जी इतने डिटेल्स के माहिर है, उनके निगाहों से कुछ फिसलता नहीं है। उनके कानों में कोई ऐसी बात नहीं होती है जो जाती नहीं है, और उनके दिमाग में ऐसा कोई बात नहीं है जो एब्जॉर्ब नहीं होता। That is what separates him from most leaders in the world, because his commitment to India is a single focused commitment. और देखिए ऐसे लीडर है जहाँ पे ना बच्चों के लिए लीडर बने हैं, ना अपने परिवार के लिए लीडर बने हैं। सही बात। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जो उनका जो क्रिटिसाइज करते हैं उनके बारे में, मैं उनको कहती हूँ कायनात को, इनको जरा माफ कर देना। They don't know him at all. They don't know. But जो उनको जानते हैं, जिन्होंने उनके साथ इंटरेक्शन किया है, जो उनके साथ काम करते हैं, वो बताएंगे उनका काम का स्टाइल। ब्यूरोक्रेट्स बताएंगे वो कैसे काम करते हैं, उनके ऑफिस स्टाफ बताएंगे। आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी लगती है? मुझे बहुत तगड़ा लगता है। जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, वो मेरे हस्बैंड के जूनियर कॉलीग है इंडियन फॉरेन सर्विस में। बहुत अच्छा मोदी जी ने पहली बार जयशंकर जी जो IFS ऑफिसर है उन्हें बनाया फॉरेन मिनिस्टर। हरदीप सिंह पुरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो भी फॉरेन सर्विस के हैं। तो ये जो प्रोफेशनल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को वो लाए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे फॉर्मर चीफ थे, उन्हें भी उन्होंने मिनिस्टर बनाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोफेशनल्स को लाए हैं। और जयशंकर जी तो आप देखते हैं टीवी में, वाह वाह करनी पड़ेगी किस तरीके से वो भारत को पेश करते हैं और अपने आप को पेश करते हैं। These are professional career diplomats. And who better to have चाइना के them? बारे में आपको क्या लगता है? China is our neighbor. It's a reality that they are our neighbor. China is a communist country. We are a democracy. लोग जो कहते हैं ना कि इंडिया चाइना कब बनेगा? Are they trying to occupy the area? Well, they can try whatever. That's their problem. Our responsibility is to make sure that they don't occupy. That's exactly what our foreign policy is doing, what our army is doing, what we are doing in the borders. So उनको करने दीजिए ना उनका काम। Okay, okay. हम उन्हें कहेंगे हट पड़े, हमने वही करना है जो हमने करना है, जो वो करें। हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल, जो हमारे लिए अच्छा है। और इतना स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। आप आज इंडिया को देखें, ये जो विश्व गुरु कहते हैं मोदी जी को, इसलिए क्योंकि सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं। देशों में कोई प्रॉब्लम होता है मोदी जी को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि भारत हमेशा ऐसा है जो साइड्स लेता नहीं है, जो करता है, क्योंकि ये हमारी फिलॉसफी है ना। ये तो हमारी हिंदू फिलॉसफी है जो हम सियासत में लाते हैं। इसलिए देशों का हमारे साथ अच्छा रिलेशंस है। और मैं कहती हूँ पाकिस्तान, बुद्धि आ जाए आप लोगों में, समझदारी आ जाए और अकल आ जाए, और आप कहे इतना ब्यूटीफुल एक देश है हमारे बाजू में जी,
जहाँ पे आपके बच्चे आते मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे भूकंप होता है हम लोग आपको हेल्प करते हैं। हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, इंडस्ट्रीज है, इतना प्रगति है। आप हमसे सीखें। क्या आप कश्मीर लेने की बात करते हैं? आप कश्मीर लेने की क्या बात करते हैं? आप जरा समझदार बन जाए और इंडिया से फायदा ले, एक बड़े भाई के रूप से करे, देखे। और तारीख वो ऐसी कंट्री है जो धोखा ही देगी। ये अफसोसजनक है ना कि आप जिस माँ के पेट से पैदा हुए हैं और हाँ गला काट देंगे। उनका गला, और आप ये कहे कि ये देश हिंदुओं का है, तो ये हमारे या काफिरों का देश है। और मुझे सबसे जो अच्छी बात कह लगती है, मैं ये कहूँ कि हमारे मुसलमान जो है ना, वो इतने पुख्ते भारतीय हैं। सही बात कि जब लोग कहते हैं ना ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है, इसे भेजो, एक मुसलमान हमारे देश का नहीं कहेगा कि मैं वहां जाऊंगा, मैं हज करने निकलूंगा। अगर मुझे फ्लाइट लेके कहीं जानी है तो मैं जाऊंगा जरूर विदेश में, हज करके आऊंगा। तो हमारे मुसलमानों ने हमें बहुत प्राउड फील करवाया है इंडिपेंडेंस के बाद, कि वो हमारे सरजमीन से इतने नज़दीकी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पर ये बंगाली जो ये हमारी जेनेटिक लेगेसी है ना, कि हम लिख सकते हैं। मैं किताबें लिखती हूँ, मेरे आर्टिकल्स आते हैं फर्स्ट पोस्ट पे, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, मैंने 2 फिल्म में काम की है। ये सब तो हमारी आर्टिस्टिक साइड है। और मैं आपको एक छोटी सी वाकया कहूँ, और इसलिए मैं कहती हूँ कि एवरीथिंग इन माई लाइफ वाज आइदर प्री ऑर्डेन्ड और वाज कोइंसिडेंटल। क्योंकि मैं एक किताब की दुकान में मैं किताब पढ़ रही थी, और एक लेडी ने आके कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन है? तो मैंने कहा मैं राधिका हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत देर से देख रही थी, और ज़रा ऊपर कॉफ़ी शॉप में आप मेरे साथ 2 मिनट बैठेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूर बैठते हैं। मुझे नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्योंकि जब बातें करने लगते हैं ना 2 लोग, तब एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं हम लोग, और वो निकलती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कविता जी जब आप आपकी ज़िंदगी के बारे में मुझे कुछ कहेंगे, जो मैंने नहीं आजमाया, मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया, वो मैं बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हूँ और उसे हमेशा याद रखती हूँ। तो वो मुझे ऊपर लेके गई, और उन्होंने कहा कि मैं राइटर एंड डायरेक्टर हूँ एक मूवी की। उसमें फारूक शेख साहब है और अच्छा कास्ट है, और हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट थी उसकी मुझे खोज थी। शबाना जी के पास टाइम नहीं है, 1-2 और एक्टर्स के बारे में उन्होंने कहा टाइम नहीं है। तो पर जब मैंने आपको देखा इस रूप में, आप तो ऐसा लगता है मुझे कि मैंने आपको देख के ये रोल लिखा था। क्या आप मेरी मूवी में काम करेंगे? कितने इत्तेफाकन की बात है कि एक क्रॉसवर्ड बुक शॉप में, केम्स कॉर्नर में, मुझे मुंबई में कोई मुझे आके एक फिल्म ऑफर करे। दूसरी थी, मैं एक स्टोरी लिख के जा रही थी एक प्रोड्यूसर के पास, उनको सुनाने के लिए। हम कभी मिले नहीं थे, और उनके ऑफिस में डायरेक्टर भी लेडी डायरेक्टर थी। तो मैं जब आई मेरा लैपटॉप लेके, और मैं वहाँ पे मैंने कहा कहाँ बैठूँ बताइए, क्योंकि लैपटॉप को कनेक्ट करना है। तो लीना यादव थी डायरेक्टर। अच्छा। बहुत है, लीना ने बहुत सुंदर काम किया है। उनकी अगर आप बॉडी ऑफ वर्क देखेंगे, आप भी कहेंगे कि कितनी अच्छी, कितनी टैलेंटेड डायरेक्टर है। तो लीना यादव ने मुझे देखा और कहा कि क्या आप हमेशा ऐसे सजती हैं? मैंने कहा कैसे सजा है, पहना है साड़ी, बालों में फूल है। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं अभी एक मल्टी स्टार कास्ट के बीच में मैं हूँ, पर आपको देख के मुझे अमिताभ जी के साथ एक फ्रेम में आपको डालना है मुझे। मैंने कहा कि आपने अमिताभ जी को पूछा कि वो मेरे साथ एक फ्रेम में रहना चाहते हैं कि नहीं? तो ये करके वो 3 पत्ती फिल्म थी। अच्छा। जी हाँ, उसमें बेन किंग्सले था, बहुत बड़ा स्टार कास्ट था। और उसमें उन्होंने ऑन द स्पॉट एक कैमियो तैयार किया। और मैं बड़ी फॉर्चुनेट हूँ कि आई गॉट टू वर्क विद मिस्टर बच्चन इन दैट मूवी। तो ये सब तो इत्तेफाकन है। आप देखिए, तो मैं सबको कहती हूँ कि इस ब्रह्मांड का जो मैजिक है ना, उस पे एतबार रखना। कब क्या हो सकता है, कब किसकी नसीब बदल सकती है, कब कौन किसको किसके साथ मिला देता है, और एक
एक नया चैप्टर जिंदगी की बन chapters. जाती है। तो ये इस पर फेथ होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश शशि थरूर को मुझे लगता है you know, Shashi is an old friend of ours. He is a and, very, very old colleague of my when he husband. talks, most of the words are like sometimes I'm not able to get it only what he's saying. But आप भी वैसे ही उसी फ्लुएंसी में बात करती हैं इंग्लिश में, and I think your vocabulary is equally good. Thank you तो very आप- much. But shall I tell you something? जब आप एक भाषा बोलते हैं ना, जी जब मैं पंजाबी में बात करूं, हाँ मुझ में मेरे अल्फाजों में पंजाबी एक्सेंट, इंटोनेशन और डिक्शन आनी चाहिए। हाँ। नहीं तो मैं पंजाबी नहीं बोल रही हूँ। हाँ और हमने अंग्रेजी को इस देश में बड़े कैजुअल लिहाज से हमने उसे अपनाया। राइट, अंग्रेजी एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक फॉरेन लैंग्वेज ये हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं बंगाली, तमिल, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। हाँ जरूर, ये हाँ। अंग्रेजों ने हमें ये एक लेगेसी दिया है। Right. और हम बंगाली है। याद रखें, बंगाल ने पहला रेस था जिन्होंने इंग्लिश सीखा इस देश में। राइट अगर प्रेसिडेंसी कॉलेज, and you must know the language very so well. you must speak a language in the manner it must be spoken, otherwise don't speak it. But then you've पर आप done कहीं ना your हिंदी में बात करते हैं। you've done your schooling from India. Right. एक but ये आपका भी- accent is like so English. हाँ, क्योंकि and, मेरी एक तो चीज़ की कि थोड़ी सी कम उम्र में मेरी ब्रिटेन के साथ ताल्लुकात जुड़े। Okay. और दूसरी बात थी कि इसमें मेरी माँ का बहुत एक बड़ा योगदान है कि माँ हमें, और ये मैं सबको कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं तो अगर कर सकते हैं, कि रात के टाइम हम जब बड़े हो रहे थे तब ट्रांजिस्टर रेडियोस होते थे, और बीबीसी का जो शाम का जो न्यूज़ जो आती थी, मेरी माँ डिनर के बाद वो रेडियो चला के बोलती थी, ये पूरा सुनो। अंग्रेजी बोलना है तो ऐसे सुनो। मैं आपको अपनी सिस्टर से ज़रूर जी। मिलवाऊंगी। मैं तो बहुत रफ लैंग्वेज में बात करती हूँ, बट आप मेरी सिस्टर के साथ आप जब कम्युनिकेट करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। मैं बहुत खुश होंगी उनको मिलके, और मैं सबको कहती हूँ मुझे उर्दू से बड़ा प्रेम है। हाँ, मुझे आप बताइए आज की डेट में आप हिंदी एंड उर्दू को किस मैं तरीके बताती सपोर्ट हूँ, देना क्योंकि चाहेंगे? मैं फिर वापस खुद किस्मती। मेरे पिताजी एक आर्टिलरी रेजिमेंट कमांड कर रहे थे फिरोजपुर में। फिरोजपुर लाहौर से 22 मील दूर है। और तब एशियन गेम्स आया भारत में, और पहले हमारे टेलीविजन चैनल्स आए, टीवी भारत में आया, और अमृतसर में हमारी स्टेशन थी। पर हमारे टीवी जब हम ट्यून करते थे, अमृतसर से फिरोजपुर में इतनी डिस्टर्बेंस आती थी, हम टीवी नहीं देख पाते थे। पर लाहौर आता था पिक्चर परफेक्ट। ओह, तो हम सब तब उन दिनों अगर टीवी देखते थे तो लाहौर टीवी देखते थे, पीटीवी देखते थे। ओह, और उन दिनों ऐसा क्यों था? क्योंकि सिग्नल के 22 मील दूर था लाहौर हमसे, ओके, फिरोजपुर ओके, से। ओके। और उन दिनों मैं कहूँ तो पाकिस्तान में कहते मलिका तरन्नुम नूरजहां, तब हमारे बड़े बड़े जो कलाकार थे, मेहदी हसन साहब कहे, गुलाम अली। माहिनाज, गुलाम अली, रूना लैला, हम उनके गाने सुनते थे, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स या तो गाने के होते थे या ड्रामे के और होते आज थे। भी वो गाने बड़े अच्छे हैं। बड़े अच्छे करता। और वहाँ से एक उर्दू के साथ मेरा एक रिश्ता कायम हुआ। तो आप लिखती भी हैं शेरो शायरी? मैं क्योंकि गज़लें गाती हूँ, और मेरे मन में एक फ़लसफ़ा का बहुत बड़ा जगह है, न जाना आज तक क्या शय खुशी है, हमारी ज़िंदगी भी ज़िंदगी है। माने ये ऐसे सुनते सुनते लाइफ में फ़िलॉसफी तो ये आपने खुद लिखा है? नहीं जी, ये सब दूसरों की बड़ा है, बड़ा है। ब्यूटीफुल है। पर कितना सुंदर है। कितना सुंदर और बिल्कुल, और लोग ने आज जो देश में कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है, कितना गलत बोलते हैं। हाँ। उर्दू भारत की ज़ुबान है, ये मिश्रण है भाषाओं की, से उर्दू बना है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने इसको बढ़ाया है, और हम सबको हमारे देश के हर एक भाषाओं की। मेरी शादी हुई है गुजराती परिवार में, मेरी गुजराती बहुत ही साफ है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं
मैं एक गुजराती भारतवासी से मेरी शादी हुई है और मैं मेरे ससुराल की भाषा नहीं बोल पा। पर मैम ये तो स्किल्स हैं। अब मैं तो महाराष्ट्र में कब से रह रही हूँ, मुझे तो बहुत थोड़ी मराठी नहीं, पर जिस दिन आप ठान लेंगे कि हाँ। मुझे सीखना है, जी। आप जो भी जिसके साथ भी बात करेंगे, जो भी कह रहे हैं, आप वो टेंस याद रखेंगे, वो नए शब्द याद रखेंगे। आपको मन में बस कहना कि मैं कल से मराठी बोलूंगी। आमची माटी आमची माणसं। मैम वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स जी। पे एक रैपिड फायर कर लें? जरूर करिए। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू हैव एंड अदर्स डोंट? Dynamism, truthfulness, and No, I'll integrity. take the That makes person's name. strength. I'll take the person's name. Right. Mamata Banerjee. I have a background that makes me very unique. Mimi Chakravarti. Nice woman. But that's what one thing you have she doesn't have. Oh, there are many things that others would lack that I have, That's but what that I would want. sound very immodest. It would sound very immodest. And I don't want to portray myself as somebody who is so over the moon about herself that she'll talk badly about others. मिमी अपना काम कर रही है, वो अपना जगह पे अच्छा काम कर रही है। Okay. मिमी के बड़े फैंस हैं। ममता जी ने बहुत संघर्ष What करके if you have to quit बनी है। politics? Oh, I have writing, I have music, I have sports, I have समाज सेवा and I have compassion. तो मैं No stopping. एज्ड लोगों के साथ भी काम करूंगी, बच्चों के साथ भी काम करूंगी। ये तो मैंने कहा कि भगवान अगर आप मुझे हिम्मत देते कि इस कायनात के सारे ऑर्फन बच्चों की मैं माँ बनती, ये गारंटी करती हूँ कि सबके लिए मैं एक समान माँ बनती, सबको वही प्यार से मैं उनकी परवरिश करती। पर इस जन्म में हुआ नहीं, अगले जन्म में अगर ये अगले मौका जन्म मिल में। जाए। मैम आप इतनी सक्सेसफुल हैं और इतनी एट द सेम टाइम इतनी क्रिएटिव हैं, सो आप क्या अभी यूथ को क्या बोलना चाहेंगी अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो? मैं यूथ को पहले कहूँगी कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड particularly the youth of India today that they are born in India. They are the Indian youth. क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप बने। यहाँ पे आपके पास ऑडियंस होगा। आप एक खाने का स्टॉल खोलिए, खाने वाले मिलेंगे। आप इंडस्ट्री खोलिए, काम करने वाले मिलेंगे। आप आईटी में हिस्सा लीजिए, आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा देश है जहाँ जिसकी आबादी इतनी है कि हमारा तो इंटरनल मार्केट इतना बड़ा है कि हमें दूसरों की ओर देखनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये अलग बात है कि हमें करनी पड़ती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं, ये सब करना पड़ता है कि हमारे यूथ आज अगर किसी को भी आप पूछो कि आप कहाँ रहना चाहेंगे, फॉरेन यूथ भी कहेंगे अगर हमें भारत में एक मौका मिले हम आज इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज द मोस्ट बॉयंट एंड पोटेंट मार्केट यू कैन लुक एट एवर, एंड ये हमारी सेंचुरी है। इंडियन पॉलिटिक्स में यूथ का कोई बहुत है। आप अभी यंग लीडर्स देखें, हर एक पार्टी में जो यंग लीडर्स है, भाजपा में, कांग्रेस में, दूसरे दलों में यूथ का बहुत सारा जगह है। आप आजमाए तो, आप आए तो सही, चप्पल घिसना पड़ेगा, लोगों के बीच में काम करनी पड़ेगी। बंगाल के ह्यूमिड वेदर में आपको पोडियम के बैठना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में पसीना निकलेगा, पेट आप भूखे भी रहेंगे, शायद डायबिटीज के दवाई भी ना खा पाए टाइम पे, पर आपको करनी पड़ेगी। तभी तो आप आगे आ सकती है। एयर कंडीशन में बैठ के अगर मैं कहूँ आज मैं स्पोक्स पर्सन हूँ और कल मैं बनूंगी एमपी, ऐसे बैठे हुए नहीं बन सकते हैं। हमें इसके लिए अपने आप को समर्पण करनी ही पड़ेगी। एंड वी हैव टू बी ओपन टू एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द पार्टी गिव्स अस। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम वो बनूंगी। पार्टी ने मुझे अगर काबिलियत देखती है, पार्टी जरूर मुझे कुछ देगी। अगर पार्टी देखती है कि नहीं मैं बेफजूल की हूँ, तो शायद मेरी और ग्रोथ होगी नहीं। राइट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली, द प्रूफ ऑफ द जितना पुडिंग काम इज इन द करेंगे। ईटिंग। बिल्कुल। सो सक्सेस मंत्र आपका? मैं तो पहले बोलूँगी कविता जी, मैं अपने आप को क्योंकि जैसे कहती हूँ ना, न जाने आज तक क्या शय खुशी है, आज तक मुझे ये सक्सेस क्या होती है इसका मुझे शायद आप वर्णन करें तो समझूं, क्योंकि अपने आप खुद ब खुद मैं नहीं समझी हूँ कि सक्सेस क्या है। सक्सेस सिर्फ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, पर्सनली भी आप किसी सिचुएशन में अटक गए और वहाँ पे आपने उसे कैसे कोप अप किया उस चैलेंज को, और कैसे आप विन किए,
वो भी आप एक मैसेज दे सकती हैं कि ज़िंदगी हर तरह से चैलेंजेस से भरी हुई तो है। मैं ये कहूँगी, हाँ मैं थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर जी को कोट करूँगी। जी। जब उनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने एक कुछ लिखा था, जा चाही ता भूल करे चाही, जा पाई ता चाही ना। जिसकी बात की ख्वाहिश की थी, शायद मैंने गलती से उस बात की ख्वाहिश की, क्योंकि जब वो मैंने पाया जी तब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। ब्यूटीफुल। आप देखें, आप कहते हैं कि मुझे ये साड़ी चाहिए ही चाहिए, हर एक रोज वो शोरूम पास करते देखते वो साड़ी मुझे चाहिए, चलो कल राधिका के घर में डिनर है, मैं वही साड़ी वही पहन के साड़ी। जाऊंगी। फिर आप जाते हैं, साड़ी पहनते हैं, और जब उसको उतार के गुच्छे में रख देते हैं, फिर भूल तब जाते। आप कहते हैं इस साड़ी के लिए मैं तरसती थी, इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा। अब जाएगा धोबी के पास, फोल्ड होके कबर्ड में आ जाएगी, पता नहीं अगली बार कब इस साड़ी को पहनूंगी, क्योंकि इसके पहले मुझे और 40 साड़ी पहनने हैं। तो सक्सेस को मैं वही मानती हूँ, अगर मैंने अपने फैमिली की सेवा, और सेवा एक बड़ी डिफिकल्ट वर्ड है, मैंने मेरी कमिटमेंट उनकी ओर मैंने भरपूर तरीके से की, तो शायद मैं सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि जब मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बना, काबिल बना, एक 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 ह्यूमन बीइंग एंड जेंटलमैन बना, उसी में वहाँ मेरी आप जीत सक्सेस गए। है। मैं जीत गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसे और कुछ सिखानी नहीं होगी मुझे। मैंने उसे तैयार कर दिया, और कैसे तैयार किया, घर का माहौल। आप जानेंगे, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, माँ को कोई इंट्रोड्यूस नहीं करता उसको, वो नेचुरली जानता है पता ये है मेरी कि- माँ है। पर जब पिताजी के साथ उसकी इंट्रोडक्शन होती है, माँ कहती है ये तुम्हारे पापा है, तब वो जानता है ये मेरे ये पापा मेरे है। पापा वो नेचुरली सिर्फ माँ के रिश्ते को जानता है। और कहते हैं द प्योरेस्ट एंड द मोस्ट जेन्युइन लव इज बिटवीन द मदर एंड हर चाइल्ड। तो माँ ने किस तरीके का माहौल बनाया है घर पे, वही माहौल वो बच्चा ऑब्जॉर्व करेगा। और माँ सिखाती है पिताजी को कैसे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि पिताजी एक बहुत, हम ये समझते नहीं है कि हमारे समाज में पिताजी जाते हैं बाहर, कमाते हैं, वो जो ड्रीम्स बनाते हैं अपने दिल में, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए, कैसा घर लूँगा, कैसा गाड़ी लूँगा, मेरे बच्चे को ना लगे कि मटेरियलिज्म की बात कर रही हूँ, कि मेरे उसके पास छोटा गाड़ी है, उसके दोस्त के पास बड़ा गाड़ी है, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं बहुत काम करूँगा। माँ यहाँ कहती है कि चलो वो इतना मेहनत करके आते, घर में बच्चे हैं, मैं उनकी परवरिश ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो ये अच्छा, एक बहुत अच्छा समाज में हम जीते हैं। Right. और फिर बाहर जाके मैंने कहा ना, मेरी पर्सनल सक्सेस ये नहीं है कि आज मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, आज मुझे नेशनल टेलीविजन में सब लोग सुनते हैं, या कोई मेरे नाम से वाकिफ़ हो गए, कि कोई मेरे सूरत से, शक्ल से मुझे पहचानने लगे हैं। मेरी सक्सेस वही है, जब मैं गाड़ी में, मैं कुछ मंत्र आपको बताती हूँ, और आशा करती हूँ आप सब आप सुन लें इसे, आप इसके साथ अग्री करें ना करें, पर इतना मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि इस जन्म में, ये जो मैं जिस परिवार में मैं जन्म मैंने लिया, जैसे मैंने पहले कहा, जिससे मैंने शादी की, उन्होंने मुझे उन्होंने कौन सा परिवेश मुझे दिया, ये कोई ऑर्डिनरी लाइफ नहीं थी मेरी, ना मेरी बर्थ कोई ऑर्डिनरी फैमिली में हुई थी, ना मेरी शादी किसी ऑर्डिनरी शख्स से हुआ था। तो मेरी गाड़ी में मेरे पास, ये इस जन्म की एक बड़ी बड़ी देन है कि मेरे पास गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, उसमें एसी चलती है, और चालक है, मेरे शोफर है, ड्राइवर है। मैं कभी गाड़ी से निकलती हूँ और मैंने किसी आदमी को चलते हुए देखा, मैं हमेशा गाड़ी रोक के कहती हूँ, भाई साहब मैं आगे तक जा रही हूँ, आपको छोड़ दूँ? इंडिया में पहला रिएक्शन होता है, अरे ये कौन है, ऐसा तो कोई करता नहीं है। बड़े लोग तो गाड़ी लेके निकल जाते हैं। और मैं सोचता हूँ अगर कोई साइकिल वाला भी आके मुझे पीछे बिठाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं गाड़ी कभी खाली नहीं रखती हूँ। तो एक दिन मेरे ड्राइवर ने कहा, मैडम आपकी तरह तो कोई करता नहीं है। तो मैं अपने ड्राइवर को कहती हूँ, उसका नाम है दिवाकर, मैं कहती हूँ दिवाकर, इस जन्म में
मुझे ये सब मिला। हाँ, और क़यामत के दिन भगवान कहेगा वैसा पति दिया उस औहदे का, ऐसे कंफर्ट्स दिए, ऐसा घर दिया, ऐसे गाड़ी दी, एसी Right. दी, और तुमने समझा नहीं कि जो आदमी या कोई औरत काम करके पैदल धूप में जा रही है 8-9 उसको एक घंटा थोड़ा किसी सा मॉल में, 10, आप जब आपके गाड़ी में बैठती है ना या बैठता है और उतरते टाइम जब थैंक यू बोलता है ना, उसमें मुझे लगता है कि कायनात की ब्लेसिंग मुझे मिल गई, इसी में मैं जीती हूँ। तो मेरा कुछ उसूल है जो मैं और आपके साथ अगर कैजुअल कॉन्वर्सेशन में करूं तो आप समझ जाएंगे कि सब लोग अपने लिए जीते हैं, जी जी ट्रू। मैं दूसरे के लिए जीती हूँ, और तो उसी यही आपका आशीर्वाद मंत्र से है। मैं आपके पास आज बैठी हूँ। जी यही मेरी जी जिंदगी की जी एसेंस है कि मैं सेल्फिश नहीं हो हूँ। आप, मैं सीरियसली। जीऊंगी आपके लिए, क्योंकि मुझे तो भगवान के आशीर्वाद से पैदाइशी सब कुछ। पल में सब कुछ मिल गया था। राइट। तो अभी मेरे एस्पिरेशंस है यही आम आदमी, कॉमन पीपल, मेन, women, children, youth, mentally challenged, physically challenged, उनके लिए क्या सबके लिए काम। काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तभी मैम तो आपने ये प्रूव भी किया है, आज आपने इतना सारा टाइम हमें दिया, और आपका जो ये सक्सेस मंत्र है कि सबके लिए करते चलो, तो उसमें ही आपकी ग्रोथ है। दैट्स व्हाट यू वांटेड टू से। और मुझे इतना अच्छा लगा आपसे, और मुझे नहीं लगता ये एक पॉडकास्ट मैं आपको बहुत परेशान करने वाली हूँ। मैं बोलूँगी आपको अब फिर से आइए ज़रूर, बट वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स से ही ख़त्म करेंगे। आप मुझे बताइए बीजेपी के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि वहाँ पे कौन सी पॉलिसी अपनाएं और किस पे काम करें। तो पहले तो मैं कहूँ कविता जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि इतने लोगों में से आपने सोचा कि मैं लायक हूँ आपके साथ बातचीत करने के लिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दूसरी बात है, बंगाल से मुझे बेहद प्यार है, क्योंकि मैं हर एक रूप में बंगाली हूँ। मेरे आंखें बंगाली है, मेरे फूल बंगाली है, मेरी साड़ी बंगाली है, मेरा कहने बोलने का शायद तरीका वो भी बंगाली है। राइट। मैं चाहती हूँ कि भाजपा आएगी, मई के पहले हफ्ते में हमें पता चलेगा कि Yes. कौन जीता। एज दे से मे द बेस्ट मैन विन। यस। मेरे लिए बेस्ट मैन है मोदी जी, मोदी जी। अमित शाह जी जी। और भारतीय जनता पार्टी। तो आप एक्टिवली वहाँ पे रहेंगी? जी अभी बंगाल में जब भाजपा आएगी सत्ते में, जी। तब एक परिवर्तन नहीं होगा, बहुत काम करना पड़ेगा भाजपा को कि बंगाल को ऊपर लाने बंगाल के का लिए। को ऊपर लाने के लिए। राइट। तो ये इतना सारा काम होगा बंगाल में कि मेरे ख्याल से हम सब जो भाजपा से जुड़े हैं, हम सब कहेंगे मोदी जी कुछ काम दीजिए हमें भी कि हम आपकी हैंड होल्डिंग कर सके। जी। तो मैं तो मेरी ख्वाहिश, ख्वाब और प्रार्थना है कि भाजपा बंगाल में आए। बंगाल के लोगों के लिए मेरी ये चाह और इच्छा है कि भाजपा अभी पेश करे आपकी सेवा करने के लिए आपके सामने आ पाए। जी। और मैं हमेशा कहूँगी कि आवाम को सबको एक मौका देना चाहिए। राइट। कम्युनिस्ट को दिया 34 साल, ममता बनर्जी जी को दिया अभी 15 साल, जी। अभी एक बार कांग्रेस को बीजेपी दिया, अभी हमें जरा आजमाए और फिर देखें हम क्या कहते हैं। राइट। हमारे कहने में कहते हैं ना, कहनी और कथनी में अगर कोई फर्क हो, पर मैं आपको कहती हूँ कि मोदी जी जो कहते करेंगे। और जो मोदी जी इस बार कितना सारा वक्त बंगाल को दे रहे सही हैं, बात अमित है। शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनका जो शेड्यूल है दिन का, कितना मसरूफियत में उनकी दिन जाती होगी, पर फिर भी वो बंगाल को अपना वक्त इसलिए दे रहे कि एक बार हम बंगाल को उद्धार कर सके। सही एक बार बंगाल तुम वहां हो, वापस ये जो सोनार बांग्ला जिसे कहते हैं, Right. लोग कहते हैं रेटरिक है, बोलने की बात है, नहीं। मैं एक और बात कहूँ, हाँ वक्त जी है हाँ आपके जी पास? हाँ जी बोलिए ना। आप कभी पंजाब मेल से आए हावड़ा स्टेशन तक, आप सारे राज्यों को पार करके आएंगे। और मेरे बचपन के दिनों में सुबह सुबह पंजाब मेल आती थी बंगाल में, वो आज आती थी, और तब सूरज आहिस्ता करके चढ़ता था, और आप खिड़की के बाहर, अगर आपने खिड़की उठाई और या एसी में चल रहे हो, खिड़की के बाहर की जो आपको जो एक जो लैंडस्केप पे
के साथ आपके आंख जुड़ जाती थी तब उन दिनों में, और आज भी है क्योंकि कुछ बदला नहीं है, कि आपको लगता था आप पैराडाइज में हो। ऐसे हरे हरे, कितनी हरियाली, वो मिट्टी के घर, वो कोकोनट ट्रीज, वो पाम ट्रीज, वो हर घर के साथ हम पुकुर बोलते हैं, पॉन्ड, इतना सुंदर। मैं कहती हूँ वो हमारे आंखों के लिए एक नजराना था, एक भेंट था। और फिर सूरज और चढ़ते 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 झालमुड़ी ये वो सुनते सुनते हम हावड़ा स्टेशन की ओर जाते थे, और हम सोचते थे इतने राज्य देख के आए, कोई बंगाल जैसे खूबसूरत ही नहीं, तो क्या नहीं है हमारे पास उस राज्य में। एक बार क्या झूठ था हमारे पास, ओर्स है हमारे पास, सब कुछ है, टैलेंट है, दिमाग है, क्षमता है, सब उसको कुछ आगे है। प्रमोट करने के लिए ऐसा क्यों है कि कोई जो भी बंगाली राज्य छोड़ के बाहर गया, किसी कंपनी का सीईओ बना, सीओओ बना, कोई कंपनी उसने खोली, ऐसा क्यों है? क्योंकि काबिलियत है उनमें, बस राज्य ने उसे वो माहौल पेश नहीं किया। तो कविता जी, हम प्रार्थना करें कि भाजपा जरूर आए और उसके बाद बंगाल को सोनार बांग्ला वापस बना दे, और हम सब उस सोनार बांग्ला के हिस्सेदार बने। जय माँ आप दुर्गा। टूरिस्ट बन के आए। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा, जय माँ इस काली। नवरात्र में आप बीजेपी जो है, जब मेजोरिटी में तो पहले ही आ जाएगी, और फिर आप एकदम ही दुर्गा पूजा के टाइम पे बहुत अपने पूरे जोश के साथ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कीजिए। Thank you यही very मेरी much. विश है। और ज़रूर तो एक यहाँ पे बोलूं, आपके मुंह में एक रसगुल्ला, आपके मुंह में एक संदेश। थैंक यू। और ज़रूर आप मोदी जी को डिकोडिंग कामयाबी का नमन कहिए, जरूर। और उनको बोलिए कि हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हम बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। कविता, it was a joy to have spent time with सेम you. हियर मैम। Thank you very much for सो having me here. सो हम्बल। God bless you. गॉड ब्लेस यू टू। आप बहुत काम करें। Thank you very much. धन्यवाद आपका। जय हिंद।